मेरे बेटे को कंपनी की तरफ से घर मिला तो मैं भी खुशी खुशी अपना सामान बांधने लगा। जैसे ही मैं गाड़ी में सामान रखने लगा, बेटे ने कहा, पापा आप हमारे साथ नहीं जा रहे, घर बहुत छोटा है, आप इसी घर में आराम से रहिए। ये सुनते ही मैं सन्न रह गया, आंसू छुपाते हुए अपना सामान वापस उतार लिया। मगर उसी पल दिल में फैसला कर लिया कि बस बेटे के हाथों बहुत जलील हो चुका, अब और नहीं। 9 महीने बाद जब बेटे का जन्मदिन आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया। मैं जब रिटायर हुआ तो मेरी उम्र 62 साल थी। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते गुजरा था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरे बेटे आदित्य की कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। उसकी पढ़ाई, कपड़े, फीस, कोचिंग, हर जरूरत पूरी करने के लिए मैंने अपनी ख्वाहिशें दबा दी। कई बार ऐसा हुआ कि दिवाली पर अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, मगर उसके लिए अच्छी चीज जरूर लाया। मेरी पत्नी सुनीता हमेशा कहती थी, अपने लिए भी कुछ सोच लिया करो, मगर मैं हंसकर कह देता, मेरा सब कुछ तो मेरा बेटा है, उसके अच्छे दिन ही मेरी खुशी है। समय गुजरता गया, आदित्य ने मेहनत से पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मोहल्ले वालों में मिठाई बांटी, मंदिर में भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा करता रहा कि मेरी सालों की मेहनत रंग ले आई। कुछ साल बाद उसकी शादी हो गई। बहू पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली थी। शुरू शुरू में वो बहुत इज्जत से पेश आती, मुझे पापा जी कहकर बुलाती और हर बात पूछकर करती। मैंने भी उसे हमेशा बेटी समझा। मेरी पत्नी का देहांत बेटे की शादी से 1 साल पहले हो चुका था, इसीलिए घर में हम 3 ही लोग थे। मैं कोशिश करता कि उनकी जिंदगी में दखल ना दूं, अपने काम खुद करता। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना लेता, बाजार से सामान ले आता और ज्यादा समय मंदिर या पुराने दोस्तों के साथ बिता देता ताकि उन्हें आजादी महसूस हो। एक दिन आदित्य बहुत खुशी से घर आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। उसने बताया कि कंपनी ने उसे रहने के लिए सरकारी फ्लैट दिया है। मैं खुशी से उसके गले लग गया। मुझे लगा अब हम सब एक बेहतर जगह पर रहेंगे। मैंने फौरन अलमारी खोली, अपना पुराना सामान निकालना शुरू कर दिया। पत्नी की फोटो, कुछ किताबें, कपड़े और जरूरी चीजें एक बैग में रखने लगा। कई साल बाद मेरे चेहरे पर ऐसी खुशी आई थी जैसे जिंदगी फिर से संवरने वाली हो। अगली सुबह कंपनी की गाड़ी सामान शिफ्ट करने के लिए आ गई। मैंने मजदूरों के साथ मिलकर सामान उठाना शुरू किया। जब मैं अपना बैग गाड़ी में रखने लगा तो आदित्य ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, पापा आप हमारे साथ नहीं जा रहे। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्यों बेटा? उसने धीरे से कहा, घर बहुत छोटा है, सिर्फ 2 कमरे हैं, हमारे लिए भी मुश्किल से जगह बनेगी, आप यहीं घर में आराम से रहें, हम हर हफ्ते आपसे मिलने आया करेंगे। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रह गए। मेरी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने खामोशी से बैग वापस नीचे रख दिया। मजदूर मेरी तरफ देख रहे थे मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे, मगर मैंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया कि कोई देख ना सके। आदित्य शायद मेरी हालत समझ रहा था, मगर उसने दोबारा कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट बाद गाड़ी चल पड़ी और मैं दरवाजे पर खड़ा उसे जाता देखता रहा। घर के अंदर आया तो हर चीज वैसी ही थी, मगर अब घर पहले से ज्यादा खाली लग रहा था। पत्नी की फोटो के सामने बैठकर देर तक खामोश रहा। दिल में एक ही सवाल था, क्या मैं वाकई अपने बेटे पर बोझ बन गया था? उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार पुरानी बातें याद आती रही। जब आदित्य बीमार होता था तो मैं पूरी पूरी रात जागता था। जब उसकी फीस जमा नहीं होती थी तो ओवर टाइम करता। जब उसे नई साइकिल चाहिए थी तो मैंने पैसे जोड़े। आज इसी बेटे के घर में मेरे लिए जगह नहीं थी। सुबह पूजा के बाद मैंने एक फैसला कर लिया,
मैंने मन में कहा कि अब किसी पर बोझ बनकर नहीं रहूंगा, बाकी जिंदगी अपने सहारे गुजारूंगा, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। मैंने किसी से शिकायत नहीं की, ना आदित्य को फोन किया, ना नाराजगी दिखाई, बस खामोशी से अपनी नई जिंदगी शुरू करने का इरादा कर लिया। अगले ही दिन मैंने अपनी अलमारी खोली और कई साल पुरानी फाइलें निकाल कर देखने लगा। रिटायरमेंट के बाद मिली रकम में से कुछ रकम अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में थी। मैंने हमेशा ये सोचकर उसे हाथ नहीं लगाया था कि बुढ़ापे में जरूरत पड़ेगी। उसी दिन मैं बैंक गया और अपने अकाउंट की जानकारी ली। वापसी पर एक पुराना दोस्त रमेश रास्ते में मिल गया। उसने मेरी उदासी देखी तो वजह पूछी, मगर मैंने सिर्फ इतना कहा कि अब अकेले रहने की आदत डाल रहा हूँ। उसने मुझे चाय पिलाई और बातों बातों में बताया कि उसके जानने वाले को एक छोटे से स्कूल के लिए ईमानदार आदमी चाहिए जो ऑफिस का काम संभाल सके। तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, मगर तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। खाली बैठे रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैंने तुरंत हाँ नहीं की, लेकिन उसकी बात मेरे दिल में बैठ गई। शाम को खाली घर में वापस आया तो हर कमरा शांत था। मैंने पहली बार महसूस किया कि खामोशी भी इंसान को अंदर से खा जाती है। अगली सुबह मैं स्कूल चला गया। प्रिंसिपल ने मेरे अनुभव के बारे में पूछा, कुछ कागज देखे और कहा कि अगर आप चाहें तो अगले दिन से काम करना शुरू कर सकते हैं। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। कई महीनों बाद ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने मुझे फिर से एक मकसद दे दिया हो। मैं रोज समय पर स्कूल जाता, बच्चों से प्यार से बात करता, टीचरों की समस्या सुनता और ऑफिस का सारा रिकॉर्ड ठीक करता। जैसे जिंदगी ने मुझे फिर से एक मकसद दे दिया हो। मैं रोज समय पर स्कूल जाता, बच्चों से प्यार से बात करता, टीचरों की समस्या सुनता और ऑफिस का सारा रिकॉर्ड ठीक करता। धीरे धीरे सब लोग मेरी इज्जत करने लगे। मोहल्ले के लोग भी कहते कि रिटायरमेंट के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता। दूसरी तरफ आदित्य अपनी नई जिंदगी में व्यस्त था। शुरू के कुछ हफ्ते उसने 2-3 बार फोन किया, मगर फिर कॉल कम होती गई। कभी मैं फोन करता तो वो कहता मीटिंग है, कभी कहता बाद में बात करता हूँ। मैंने भी उसे परेशान करना छोड़ दिया। एक दिन अचानक मेरा पुराना घर देखने एक प्रॉपर्टी डीलर आया। उसने कहा कि इस इलाके में जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है, अगर आप चाहो तो ये मकान अच्छे दामों में बिक सकता है। मैंने उसकी बात सुनी मगर जवाब नहीं दिया। इस घर से मेरी पत्नी की यादें जुड़ी थी। मैं इसे बेचना नहीं चाहता था। कुछ दिन बाद आदित्य आया। काफी देर तक इधर उधर की बातें करता रहा। फिर बोला कि अगर ये घर बेच दिया जाए तो रकम से बड़ा फ्लैट लिया जा सकता है। मैंने खामोशी से उसकी बात सुनी और सिर्फ इतना कहा कि अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखी, मगर वो कुछ कहे बिना चला गया। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद उसे मेरी नहीं बल्कि इस घर की ज्यादा फिक्र है। मैंने दिल मजबूत कर लिया और किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। समय गुजरता गया, स्कूल में मेरी इज्जत बढ़ती गई। अगर कोई बच्चा फीस नहीं दे पाता तो मैं प्रिंसिपल से बात करके उसे मोहलत दिलवा देता। एक अनाथ बच्चे की किताबें भी मैंने अपनी जेब से खरीद कर दी। ये सब करके मुझे अजीब सा सुकून मिलता था। बच्चों के साथ समय का पता ही नहीं चला और 9 महीने गुजर गए। इन्हीं दिनों आदित्य का जन्मदिन करीब आ रहा था। हर साल मैं सबसे पहले उसे बधाई देता था और उसकी पसंद का तोहफा लेकर जाता था। इस साल भी मैंने उसके लिए एक तोहफा खरीदा, मगर साथ ही एक और फैसला भी किया। मैंने एक वकील से मुलाकात की, अपनी जायदाद और जमा पूंजी के सारे कागज दोबारा बनवाए और एक नई वसीयत तैयार करवा दी। इस वसीयत में मैंने साफ लिखवाया था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा घर बेचा नहीं जाएगा, बल्कि घर का एक हिस्सा एक ऐसे वृद्धाश्रम के हवाले किया जाएगा जहां बेसहारा बुजुर्ग इज्जत के साथ रह सकें। मैंने सोच लिया था कि जिस दर्द से मैं
मैं गुजरा हूँ। शायद इस घर में रहने वाला कोई दूसरा बूढ़ा कभी ना गुजरे। मेरे पास तो अपना घर था। कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास रहने की जगह भी नहीं होती। आदित्य को इस फैसले के बारे में अभी कुछ पता नहीं था। उसके जन्मदिन वाले दिन मैं सुबह जल्दी तैयार हुआ, हाथ में तोहफा लिया और खामोशी से उसके घर की तरफ निकल गया। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, आदित्य ने दरवाजा खोला। मुझे सामने देखकर उसके चेहरे पर हैरानी आ गई, क्योंकि 9 महीने में पहली बार मैं खुद उसके घर आया था। आदित्य ने मुझे अंदर आने को कहा, मगर उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। मैं खामोशी से सोफे पर बैठ गया। बहू ने औपचारिक नमस्ते किया और चाय रखकर रसोई में चली गई। घर वाकई छोटा था, मगर मेरी नजर जैसे ही एक अतिरिक्त कमरे पर पड़ी तो दिल में अजीब सा एहसास हुआ। वो कमरा सामान से भरा जरूर था, मगर चाहता तो एक बुजुर्ग के रहने के लिए आसानी से तैयार किया जा सकता था। मैंने कोई सवाल नहीं किया। आदित्य मुझे स्वस्थ और खुश देखकर हैरान था। उसे लगा मैं उससे लड़ूंगा, अपना एहसान जताऊंगा, जहाँ तन्हाई का रोना रहूंगा, माता पिता के फर्ज याद दिलाऊंगा, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसे जन्मदिन की बधाई दी और तोहफा उसकी तरफ बढ़ाया। कुछ देर बाद आदित्य ने केक मेज पर रखा और बोला, पापा आप आ गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। बस आप आशीर्वाद में याद रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज मुझे आदित्य थोड़ा उदास और शर्मिंदा लगा। मैंने प्यार से कहा, बाप नाराज हो सकता है, मगर बद्दुआ नहीं देता। मैं आज भी तुम्हारे लिए वही दुआ करता हूँ जो बचपन में करता था। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गया। केक काटने के बाद उसने धीरे से पूछा, पापा आप कैसे हैं? मैंने शांति से जवाब दिया, भगवान की कृपा से बेटा बहुत अच्छा हूँ। मुझे इज्जत की नौकरी मिल गई। फिर मैंने स्कूल, बच्चों और अपनी व्यस्त जिंदगी के बारे में बताया। आदित्य हैरानी से मेरी बातें सुनता रहा। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसके बिना भी अपनी जिंदगी संभाल चुका हूँ। कुछ देर बाद मैंने अपने बैग से एक बंद लिफाफा निकाला और उसके सामने रख दिया। उसने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, मेरे जाने के बाद शांति से पढ़ लेना। मैं ज्यादा देर नहीं रुका और वापस आ गया। रात को जब आदित्य ने लिफाफा खोला तो उसके अंदर मेरी वसीयत की कॉपी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा जब तुमने कहा कि तुम्हारे नए घर में मेरे लिए जगह नहीं है, तो उस दिन मुझे एहसास हो गया था कि इंसान को अपनी इज्जत खुद बचानी पड़ती है। मैंने तुमसे कभी हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि औलाद पर किया गया खर्च कर्ज नहीं होता। लेकिन मैंने ये जरूर सीख लिया कि बाकी जिंदगी किसी पर बोझ बनकर नहीं गुजारनी चाहिए। मैंने सोचा था अपना घर किसी वृद्धाश्रम के नाम कर दूं, मगर ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि मेरी जमा पूंजी तुम्हारी अमानत है। मेरी वसीयत की कॉपी इस चिट्ठी के साथ है। अगली सुबह आदित्य सीधा मेरे घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। मैं आंगन में पौधों को पानी दे रहा था। वो दौड़कर मेरे पैरों में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। बार बार कह रहा था, पापा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं दूसरों की बातों में आकर अपना फर्ज भूल गया। मैंने उसे उठाया और गले लगा लिया। मैंने कहा, बेटा माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता और माफ कर देने से बाप बड़ा नहीं बनता। बाप तो पहले से ही बच्चों के लिए दिल में प्यार रखता है। मेरी बात सुनकर आदित्य ने कहा, पापा आप अभी मेरे साथ चलिए, उस घर में आपके बिना कोई खुशी नहीं है। मैंने पत्नी के कहने पर आपको घर नहीं ले गया। मैं चाहता था घर का माहौल शांत रहे, लेकिन मैं गलत था। तब से मुझे चैन नहीं मिलता। हर समय गिल्ट रहता है कि जवान बेटे के होते हुए आप अकेले रह रहे हैं। मैंने नरमी से जवाब दिया, बेटा मेरी जिंदगी का रास्ता बदल चुका है। मैं यहाँ खुश हूँ। जिन बच्चों और बुजुर्गों को मेरी जरूरत है, मैं उनके साथ रहकर सुकून महसूस करता हूँ। तुम सिर्फ एक वादा करो कि आज के बाद कभी किसी बूढ़ी माँ या बाप को ये एहसास नहीं होने दोगे कि वो अपने ही बच्चों पर बोझ है। आदित्य ने रोते हुए वादा किया।
उस दिन के बाद वो हर हफ्ते मेरे पास आने लगा। कभी खाली हाथ नहीं आता था, मगर अब मैं तोहफों से ज़्यादा उसके समय की कदर करता था। वो अक्सर स्कूल भी आता, बच्चों के साथ समय बिताता। अब उसे समझ आ चुकी थी कि बाप की सेवा सिर्फ साथ रखने का नाम नहीं है, बल्कि उसकी इज्जत, एहसास और प्यार की रक्षा करने का नाम है। और कई बार एक पल की बेरुखी इंसान को पूरी जिंदगी पछतावे में खड़ा कर देती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।